नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पर। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे जो भी आज बने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए स्टडी ग्रुप में। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। आइए इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष देश भर में 7 दिसंबर को उन सैनिकों के सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से जंग लड़ी। ध्यान दें कि भारत में साल 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है। तो आप लोग को ध्यान में बस यही रखना है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि उससे पहले देखते हैं जो भी दिसंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। ये डेट भी आप लोग को याद रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन, जो कि पूर्व ट्राइसिक युग बोला जाता है, वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो याद रखिएगा, ग्रीनलैंड। तो बता दें कि ग्रीनलैंड पर शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व की बात है, उस पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन, जो कि पूर्व ट्राइसिक युग बोला जाता है, वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने वर्ष 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया था कि यह एक नई प्रजाति है जिसे इसी सानेक नाम दिया था। याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया था? इसी सानेक। तो दोस्तों याद रखिएगा कि शोधकर्ताओं के द्वारा 214 मिलियन, जो कि पूर्व ट्राइसिक युग बोला जाता है, ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की गई है। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस दिवस का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं को और अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सरकार ने हाल ही में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना का शुरुआत किया है। आइए इसके बारे में पूरा जानते हैं। तो सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसकी उद्देश्य राज्य के कालीन निर्यात को 600 करोड़ रुपए से 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रयास करना है। नर्मदा परियोजना से श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बडगाम और अनंतनाग सहित कश्मीर के 6 जिलों के 30 नर्मदा समूहों के 2250 लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पायलट परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद करने हेतु एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तभी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो इसमें भारत ने
उसकी मदद करने के लिए आगे आया है? तो याद रखिएगा भारत। तो हाल ही में प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद करने हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है। इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी। भारत और श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की विरासत का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा, कौन मदद कर रहा है श्रीलंका को? भारत मदद कर रहा है 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त करके। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग सारे के प्रश्न को कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर PDF मिलता है टेलीग्राम पे, वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न था, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोरोना से। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं पूरे डिटेल में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने आज कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक के साथ योग्य आबादी के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया, जो उनके राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 100% पात्र नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक पिलाने के मामले में इस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विवेक जौहरी जी जो हैं, इनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं, आखिर ये हैं कौन। तो वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं और वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने CBIC के अध्यक्ष के रूप में जौहरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे M अजीत कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो रहा है। तो मतलब वो ये जनवरी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड। तो नागालैंड के द्वारा अभी हाल ही में कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए नागालैंड के बारे में जानते हैं। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री याद रखिएगा नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल की बात करें तो RN रवि। याद रखिएगा, RN रवि जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं नागालैंड के। आइए इस प्रश्न के बारे में भी जानते हैं। तो नागालैंड के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप को एक्सेलॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को, सीधे पुलिस से संपर्क कराने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। आप में एक निर्देशित अलर्ट है और पर्यटक सुझाव, SOS, निकटतम पुलिस स्टेशन और खोज शामिल है। तो बहुत अच्छे काम किया है नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च करके। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इनमें से कौन चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि चेक राज्य जो चेक देश है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पेट्र फियाला जो है ये चेक देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो चेक राष्ट्रपति मिलोस जमैन ने केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन के नेता पेट्र फियाला को पिछले रविवार को एक समारोह में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। फियाला 5 केंद्र और केंद्र दक्षिणपंथी विपक्षी दलों के एक गुट का नेतृत्व करते हैं, जिसने अक्टूबर में चुनाव जीता था, जिसमें मौजूदा प्रीमियम लेडी बॉबीज और उनके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा था। फियाला ने एक नई टेलीविज़न संवाददाता सम्मेलन में यह कहा कि नई सरकार के सामने बहुत घटित समय और कई चुनौतियां हैं। मैं चाहता हूं कि यह एक भविष्य के लिए बदलाव की सरकार बने। तो याद रखिएगा, पेट्रा फियोला जो है ये
चेक गणराज्य के क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न है, चीन में अगले वर्ष कब बीजिंग ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा, जो चीन में अगला वर्ष बीजिंग ओलंपिक होने वाला है ये 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चीन जो कि 4 से 20 फरवरी के बीच बीजिंग और पड़ोसी देश हेबेई में विदेशी दर्शकों के बिना ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार हो गया है। चीन की एक खेल व्यवस्था के अनुसार सभी एथलीट और संबंधित कर्मी 3 अलग अलग समूहों में आयोजन स्थलों के चारों ओर एक क्लोज लूप में रहेंगे और यह कोविड-19 के लिए दैनिक परीक्षण के अधीन होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने यह कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीन शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी निर्धारित सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक करने में सक्षम होगा। तो याद रखिएगा, जो बीजिंग में ओलंपिक होने वाला ये 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच जो अगले साल होगा 2022 में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये आज का हमारा टेस्ट प्रश्न था जो कल मैंने पूछा था। तो हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया था? तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था रतन टाटा। आइए आज के प्रश्न को भी देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि किसने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 को जीत लिया है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर ही क्लिक कर लीजिए।